मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 में मैथ्स में फोर्थ वाला जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो खत्म हो गया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर उसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो चैप्टर है उसका पुराना नाम क्या था? हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है और आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वैसे तो बहुत सारे सम थे, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे कम कट कर दिए हैं। सिर्फ 1 to 6 सम आपको करने हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और उसके अंदर से ये एग्जाम में आएगा। अब ज्यादा से ज्यादा करना है तो हम इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन भी 1 या 2 ही है, ज्यादा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले दो जो वर्ड है वो समझ लेते हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, सबसे पहले ये एक अर्थ है, ये अर्थ है और आप यहां पर खड़े हो। एक सामने कोई टावर है ये, और वहां पे टावर के ऊपर एक ये ऑब्जेक्ट है, ये टावर है, टावर का टॉप है। आपकी आई यहां पे है, ये आपकी आई ऐसे समझिए। यहां से ये जो आपकी आई है उससे, और जो हमारा अर्थ है, अर्थ से पैरेलल एक लाइन जाएगी, अर्थ से पैरेलल एक लाइन जाएगी ये, जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और एक जो लाइन निकलती है मेरे जो आई है, आई के अंदर से, जैसे लाइन निकलती नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ऐसा मानना है कि यहां से सपोज करना है कि वहां से एक लाइन निकलते है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ से पैरेलल है, वो लाइन निकलती है। अगर आप इस टावर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना चाहते हैं, टावर की जो टॉप है उसको देखना चाहते हैं, तो आपकी आई जो है वो ऐसे खुलेगी, आपकी आंख ऐसे खुलेगी। तो मतलब ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट है इसको आप देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को आप देखोगे ऊपर, तो ये जो लाइन ऑब्जेक्ट और आपकी आई, इन दोनों के बीच में ये जो इससे जो दो पॉइंट से जो लाइन निकलती है उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। आप जो ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो और आपकी आई, इन दोनों के बीच में से जो लाइन निकलती है वो लाइन निकलती नहीं है, हमें सिर्फ सपोज करना है कि यहां से एक लाइन निकलती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती नहीं है, सिर्फ सपोज करना है कि ऐसी लाइन होती है जो आई से निकलती है और अर्थ से बिल्कुल पैरेलल होती है। तो यहां पर लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनके बीच में एंगल बनता है। उस एंगल को हम दो नाम दे सकते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तब। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो आपकी आई ऐसे खुलेगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये जो बना ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अगर आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, ऐसे सपोज आप यहां पर टावर के ऊपर खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, तो ये इसको मानिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो लाइन ऑफ विजन यहां पर होगा नीचे। तो जब ये एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब आप नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये बनेगा लाइन ऑफ विजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आप जो देखना चाहते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, तो कौन सा एंगल बनेगा? तो आप उस टाइम बोलेंगे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है ऑब्जेक्ट और आप ऊपर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो कौन सा एंगल बनेगा? तो फिर एंगल ऑफ, यहां पर जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये दो वर्ड ये पूरे चैप्टर के अंदर आएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मतलब आपको समझना है, आपको नीचे देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको ऊपर देखना है, ऐसा समझना है। वैसे
एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों का काम एक जैसा ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो यहां से, यहां पे एक रोप है, उस रोप से यहां से ऊपर जा रहा है और वो ये जो रोप है वो ये जमीन के ऊपर जो कोई ऑब्जेक्ट है उससे एकदम टाइट यहाँ पे बंधा हुआ है और वो एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे 30 का। उसके बाद क्या बोला है which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। ये वर्टिकल पोल है, यहां से उसकी जो टॉप है वहां से टाइट यहां पे बंधा हुआ है और ये जो आर्टिस्ट है वो इस रोप के ऊपर से जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। और दूसरी चीज, कोई भी यहां पर 20 मीटर लॉन्ग रोप है ये बोला है, ये जो रोप है वो दिया हुआ है 20 मीटर लॉन्ग। तो आपके पास ये दो चीज है और आपको ये पोल है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर आपके पास दो चीज होंगी, एक कोई भी साइड का लेंथ पता होगा और कोई एक एंगल पता होगा, उसके ऊपर से आपको बाकी का सारा आंसर जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो आपको ये ऑपोजिट साइड चाहिए, आपके पास ये एंगल है और हाइपोटेनस है, तो वैसे तो सीधा भी पता चल जाता है। राइट ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपो से आधी होती है। वैसे आप याद रखते हो एमसीक्यू के अंदर तो भी चलेगा। 30 डिग्री का एंगल होता है, उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है राइट ट्रायंगल के अंदर वो हाइपो से आधी होती है। मतलब ये ट्वाइस होगा तो ये आधा होगा, तो सीधा भी पता चल जाता है कि ये जो पोल है उसकी हाइट कितनी होगी, 10 मीटर होगी। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे? देखिए अगर आपने 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे आपके पास 6 है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, कौन सा यूज करेंगे? तो आपको पता है कि आपको ऑपोजिट फाइंड करनी है और हाइपो पता है, तो ऑपोजिट और हाइपो का रिलेशन कौन सा है? साइन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 हम किसको बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने सीख लिया है ऑलरेडी। साइन का मतलब हुआ ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो 30 डिग्री का ऑपोजिट कौन सा हुआ? AB और हाइपो कौन सा हुआ? AC। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। AB कितना दिया हुआ है फाइंड करना है और AC कितना है? 20। ये चला गया ऊपर 20/2 इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू होगा 10 मीटर। तो मतलब हाइट ऑफ ए पोल क्या होगी? हाइट ऑफ ए पोल इज 10 मीटर। मतलब ये जो पोल है उसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि ये जो पोल है उससे ये जो रोप है वो कितने दूर बंधा हुआ है जमीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वहां उससे, तो उसके लिए आप कॉस यूज कर सकते हैं या तो अब 10 यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वैल्यू है तो 10 भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप दोनों के ऊपर से पाइथागोरस भी अब कर सकते हैं। तो लिख दीजिए सेकेंड नंबर का सम देखिए, एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म की वजह से एक जो ट्री है वो ब्रेक हो जाता है एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। यहां पर ऐसे समझिए कि एक ट्री था, ये ट्री है ऐसे, और स्टॉर्म की वजह से वो यहां से बेंड हो जाता है। ये वाला पार्ट है वो ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है इसका पार्ट, और इसका जो टॉप जो पार्ट है, ये जो ट्री था ये पूरा ना पहले ऐसा था, स्टॉर्म आ गया इसलिए यहां से बेंड हो गया, और ये जो ट्री का ऊपर वाला जो पार्ट है वो जो अर्थ है उसके साथ एंगल बनाता है कितना? 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है।
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है उसका फुट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब ये जो ट्री था उसका जो टॉप टच कर रहा है वो, और ये ट्री था उसका जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है वेट इज 8 मीटर, और वो है 8 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ये मैंने आपको समझ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ऐसी डायग्राम बनाई है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ऐसी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे डायग्राम बनानी है जैसे ट्री था, ट्री यहां से बेंड हो जाता है, मतलब ट्री पहले ऐसा था लेकिन ये वाला जो पार्ट था वो ऐसे बेंड हो गया ऐसे, तो पुराना पार्ट ऐसे होगा, हम ऐसे सपोज कर सकते हैं। तो यहां पे सपोज है ए, ये बी और ये है सी, ये ए था, ये जितना एसी होगा उतना ही यहाँ पर ये मतलब लेंथ होगी, ये जितनी उसकी हाइट होगी, मतलब ये जो ट्री जितना होगा उसकी हाइट इतनी होगी, वो यहाँ से बेंड हो जाता है। तो हम अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये जो ट्री है उसकी हाइट हमें मिल जाएगी, मतलब ये एसी है तो इसको हम AC सपोज करते हैं। सपोज ये पहले ए यहाँ पर था और वहां से स्टॉर्म की वजह से ऐसे बेंड हो गया, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। हमें ट्री जो है उसकी हाइट फाइंड करनी है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है आपको, तो आपके पास ये एक तो BC होना चाहिए और ये यहाँ पर ADC पता होना चाहिए। ADC कैसे मिलेगा, तो आपको पता है ये ADC जितना होगा उतना ही AC होगा, तो हम AC फाइंड कर लेंगे, AC के ऊपर से ये मिलेगा और इन दोनों के ऊपर से हमें ये BC मिलेगा, इन दोनों का टोटल करेंगे तो जो ट्री था उसकी हमें हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर लेट द हाइट ऑफ ए ट्री इज ADSB, और ADSB कैसे बनेगा, ADSB बनेगा, ये पूरा ADSB बनेगा ADSC प्लस BC से बनेगा, और ये ADSC और AC दोनों इक्वल होंगे, ADSC और AC दोनों इक्वल होंगे। तो हम सबसे पहले BC फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये AC फाइंड करते हैं। तो BC कितना होगा, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 30, अगर आपके पास ये साइड है, ये एंगल है और ये ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है, ऑपोजिट और एडजेसेंट पता है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, tan फंक्शन। तो tan 30 इज इक्वल टू यहां पर BC अपॉन AB होगा, tan 30 का वैल्यू है 1/√3, BC आपको फाइंड करना है और AB कितना था 8, तो 8 BC कितना मिलेगा आपको, BC मिलेगा 8/√3 मीटर। तो आपको BC पता चल गया, BC मिला 8/√3। अब देखिए इन दोनों के ऊपर से हम यहाँ पर साइन फंक्शन यूज करके AC फाइंड करेंगे, या तो फिर cos फंक्शन यूज करके भी आप AC फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है 30 डिग्री का जो एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो आईब्रो से आधी होती है, मतलब आईब्रो ट्वाइस होता है, तो ये ट्वाइस होगा 16/√3 होगा, सीधा भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, ये निकाल लेता हूँ सब में यहाँ से, इन ट्रायंगल ABC ऑपोजिट अपन हाइपो, तो sin 30 यूज कर लेते हैं, sin 30 इज इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा AC, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, BC आपको पता है 8/√3, और ये AC कितना था, AC आपको फाइंड करना है, AC आपको फाइंड करना है, तो AC क्या होगा, ये वहां जाएगा 16/√3 मीटर, तो ये मिल गया 16/√3 मिल गया। अब जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, ADSC होगा। आपको पता है कि ADSC और AC दोनों इक्वल है,
तो AC कितना आ गया 16/√3 मीटर। अब आपके पास ये 16/√3 था, तो ये भी कितना होगा 16/√3। तो आपको ये ट्री था उसकी हाइट चाहिए, तो दोनों का टोटल करना है। मतलब ये रहा ट्री की जो हाइट थी, वो ट्री की हाइट कितनी थी ADSB इक्वल टू ADSC प्लस BC। Therefore ADSB इक्वल टू ADSC कितना था 16/√3 प्लस यहाँ पर 8/√3, तो कितना होगा ADSB इक्वल टू 24/√3। तो इसको हम 8 3 लिख सकते हैं, ये √3 है जी, √3 की जगह पे √3 into √3 2 टाइम, तो 1√3 कट हो गया, तो 8√3 मीटर। तो यहाँ पर ये जो ट्री है उसकी हाइट कितनी मिली 8√3 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा, आपकी टेक्स्ट बुक आपको खुली रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा है, लिखने जाऊंगा तो फिर बोर्ड के अंदर स्पेस नहीं बचेगी काउंटिंग के लिए, इसीलिए सीधा मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 टाइप की चिल्ड्रन के लिए स्लाइड बनाना चाहता है, बिलो 5 ईयर और दूसरा है एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए। जो 5 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड ऐसे बनाई है, ये जो स्लाइड है ये वाली, वो अर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनता है, और उसकी हाइट कितनी रखी है 1.5 मीटर। जो बड़े बच्चे हैं एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए हाइट 3 मीटर रखी है, और यहाँ पर एंगल ऑफ, आपको पता है कि जैसे हाइट बढ़ेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा, तब स्लाइड की लेंथ कितनी रखनी है वो हमें फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पर इस पोजीशन में स्लाइड की लेंथ और इस पोजीशन में स्लाइड की लेंथ कितनी रखनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे लेट AC इज ए स्लाइड, AC स्लाइड है इन ट्राइंगल ABC। आपको ये AB पता है और आपको हाइपो फाइंड करना है, ऑपोजिट पता है और हाइपो फाइंड करना है, तो कौन सा फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही, और वो है साइन। तो साइन 30, जैसे सीधा भी पता चल जाता है 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपो से आधी होती है, मतलब हाइपो ट्वाइस होता है, तो 3 मीटर होगी। तो साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 1/2, AB कितना होता है 1.5, AC एज इट इज, तो AC कितना होगा 1.5 into 2 3 मीटर। तो ये जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी 3 मीटर होगी ये वाली। यहाँ पर देखिए जो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है लेंथ, तो क्या करेंगे फिर से वही का वही साइन 60, यहाँ पे लिखते हैं लेट PR इज ए स्लाइड, PR जो है वो स्लाइड है और PR का वैल्यू हमें फाइंड करना है इन ट्राइंगल PQR। साइन 60 इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 कितना होगा √3/2, PR कितना होगा PQ 3 दिया हुआ है और PR आपको फाइंड करना है, तो PR को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कितना होगा 2 into 3 अपॉन क्या आएगा √3। ये कट हो जाएगा, ये उससे कट हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 3 को हम √3 into √3 लिख सकते हैं, नीचे √3 था तो ये कट हो गया, तो 2√3 मीटर। पहले पुराना सिलेबस था उसके अंदर √3 की भी वैल्यू रखते थे, अब भी आप रख सकते हैं 1.72 या 73, लेकिन अब रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे जो आंसर दिए हुए वो भी ऐसे ही दिए हुए हैं, डेसिमल में नहीं दिए हुए, तो आप इतना ही रख सकते हैं। तो जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड होगी उसकी लेंथ होगी 3 मीटर और यहाँ पर 2√3 मीटर होगी, लिख दीजिए।
फोर्थ नंबर का सम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर है और ये अर्थ है, ये भी टावर है। देखिए जैसे जैसे आप रीड करते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। अगर एग्जाम के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो सीधी डायग्राम मत बनाइए, रफ में पहले रफ वर्क करके डायग्राम बना के फिर आप फाइनल पेज में आइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यहां से आपको वहां देखना है और यहां से कहां से देखना है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है मतलब ये सी पॉइंट से, विच इज 30 मीटर अवे, ये जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से इज 30, और यहां से आप ऊपर देखते हैं टावर की जो टॉप है वहां पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ए बी फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये दोनों चीज आपके पास है, ऑपोजिट है, एडजेसेंट है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, tan फंक्शन यूज करेंगे। साइन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, भी साइन यूज करे जाओगे तो ये भी नहीं है और ये हाइपो भी नहीं है। कॉस यूज कर सकते हैं, तो कॉस से आपको ये AC मिलेगा, फिर इन दोनों के ऊपर से आपको ये AB मिलेगा। उससे अच्छा ये है कि सीधा tan फंक्शन से आपको AB मिल जाएगा। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम फिगर लेट AB इज ए टावर, AB जो है वो टावर है। इतना आपको लिखने के बाद सीधा काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट AB अपॉन BC। tan 30 कितना होगा, 1/√3, AB आपको फाइंड करना है, ये है 30, तो AB आएगा 30/√3, तो AB इज इक्वल टू 10 त्रिज्या अपॉन √3, ये √3 से कट हो जाएगा, तो AB आएगा 10√3 मीटर। मतलब ये जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, 10√3 मीटर। अगर आपको ये हाइट को भी फाइंड करना है तो पाइथागोरस से भी होगा या फिर अब साइन से भी होगा, तो 30 डिग्री का एंगल होता है तो आपको पता है कितना होगा, उससे ट्वाइस 20√3, और दूसरा कॉस से भी होगा, लेकिन वो नहीं फाइंड करना है, सिर्फ हमें ये जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी थी। लिख दीजिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो काइट है वो ये जो ग्राउंड है उससे 60 मीटर की हाइट पे वहां पर उड़ रही है, 60 मीटर। The string attached to the kite is temporarily tied, मतलब यहां से उसकी जो स्ट्रिंग है उसको यहां पर अटैच कर दिया है टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर यहां जो पॉइंट है उससे ये अटैच किया हुआ है, तो हम नाम देंगे यहां पर ABC। उसके बाद क्या लिखा है, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसका इंक्लिनेशन मतलब इसको यहां से कौन से एंगल पे बांधा हुआ है, 60 डिग्री के एंगल पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। उसके बाद बोला है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर बिल्कुल ये स्लैक नहीं है, मतलब बिल्कुल ढील नहीं है उसके अंदर, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास ऑपोजिट है और हाइपो फाइंड करना है, ये जो एंगल है उसका ऑपोजिट आपके पास है और हाइपो आपको फाइंड करना है, तो मतलब साइन फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर लेट AC इज ए स्ट्रिंग, AC जो है वो स्ट्रिंग है, इन ट्रायंगल ABC sin 60 इक्वल टू अपोजिट AB अपॉन AC। sin 60 कितना होगा, √3/2,
AB कितना है 60 और AC आपको फाइंड करना है, तो AC इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3। AC इक्वल टू 2, इसको हम 23 जा लिखेंगे और ये √3, ये √3 से कट हो जाएगा, तो AC कितना आएगा 40√3 मीटर। मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी 40√3 मीटर, लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतने ही सम करने हैं 1 to 5 और इलस्ट्रेशन 1 to 3, क्योंकि 6 से लेके बाकी के इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल है वो आपको नहीं करने, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, कोविड की वजह से उसको कट कर दिया है। थैंक यू।